ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम हैं 33 पे। लेफ्ट एस्ट्रोग्नोसिस इज़ कॉज्ड बाय लियन ऑन विच ऑफ द एरिया। तो लेफ्ट एस्ट्रोग्नोसिस का मतलब ये है कि अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एस्ट्रोग्नोसिस क्या होता है। एस्ट्रोग्नोसिस ये होता है कि जैसे ये पेंसिल है, मुझे नज़र आ रही है, आँखों से देख रही हूँ तो पकड़ी हुई तो पता चल रहा है कि भाई पेंसिल है, लेकिन अगर मैं आँखें बंद कर लूँ तो ये पेंसिल मुझे नहीं पता चलेगा कि ये पेंसिल है। तो इसका क्या मतलब है कि बंदे की टच और प्रोप्रियोसेप्शन ख़त्म हो गया है। टच और प्रोप्रियोसेप्शन के पाथवे कौन से हैं? एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक। और इसका एरिया कौन सा है? पोस्ट सेंट्रल गायरस है, और जो होता है पैराइटल लोब में। और रेड न्यूक्लियस के ये सारा कुछ पास होता है, इंटरनल कैप्सूल के पास सारा कुछ होता है ये। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं: थैलेमस, इंटीरियर पार्ट ऑफ फ्रंटल, राइट इंटरनल कैप्सूल, लेफ्ट। तो आपको पता है कि डिकर्सेशन होती है पाथवेज़ की, और इसलिए राइट वाला जो है वो करेगा लेफ़्ट को और लेफ़्ट वाला करेगा राइट को। तो इसका बना राइट इंटरनल कैप्सूल। ठीक है। उसके बाद आता है कि इन द थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स। अच्छा, यूवी प्रोलैप्स जो होता है ना, वो इनमें जो मेन लेगामेंट होता है ना, वो यूट्रोसैक्रल लेगामेंट ही होता है, जिसकी वजह से जो यूवी प्रोलैप्स होता है उसमें फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, ये सारे 4 डिग्रीज होती हैं। और उसमें मेन जो लेगामेंट होता है वो यूट्रोसैक्रल लेगामेंट ही होता है, क्योंकि उसके स्ट्रेच से ही यूट्रस जो है जहाँ पे उसको होना चाहिए वो पेल्विस में नहीं रहता, और उसको जहाँ पे एब्डोमिन में या पेल्विस में, जहाँ पे भी उसकी जो प्रॉपर स्पेस जो जगह पे उसको प्लेस किया गया था पेल्विस में, उधर वो नहीं है। और वो उधर से वापस कहाँ पे आ गया है? पहले सर्विक्स में आएगा, फिर विजाइना में आएगा, और फिर कुछ 4 डिग्री है कि विजाइना से भी बाहर आना शुरू हो जाता है। और फीमेल्स कहती हैं कि भाई हमें कुछ बाहर निकलता हुआ फील हो रहा है, तो वो असल में यूट्रस ही होता है। और उसकी रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि बहुत ज़्यादा डिलीवरीज हुई हों, और इस तरह के बहुत कुछ हैवी वेट उठाते हो, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद आता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की। हम बहुत जगह एमसीक्यू पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेड एमसीक्यू है। ये वीनस रिटर्न पर डिपेंड करता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता क्या है कि जो सिस्टम जैसे डायस्टली है, डायस्टली होगी, पूरी फिलिंग हो गई है वेंट्रिकल की, उसके बाद जो वॉल्यूम है वेंट्रिकल के अंदर वो डायस्टोलिक वॉल्यूम है, और वो वीनस रिटर्न पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा वीनस रिटर्न होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं प्रीलोड डिटर्मिन बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब आपको इन्हें बता दिया है कि एंड पे डायस्टली के अंदर जो वॉल्यूम रह जाएगा वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। वो प्रीलोड कैसे उस पर डिपेंड करता है कि प्रीलोड क्या होता है कि वेंट्रिकल्स की वॉल पे जो वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम प्रेशर लगा रहा है, उसको प्रीलोड कहेंगे। स्ट्रेच ऑफ द वेंट्रिकल्स वॉल्स। ठीक है। वेंट्रिकल की वॉल्स पे जितना स्ट्रेच आ रहा है, जैसे कि एक बैलून है उसमें आपने हवा भर दी है और आप हवा भरी जा रहे हैं, जैसे जो आप हवा भर रहे हैं वो आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। और उसके बाद जो वो प्रेशर डाल रहा है आपके वॉल्स पे, आपके बैलून की वॉल्स पे, वो आपका प्री लोड हो गया। ठीक है। आफ्टर लोड डिटर्मिन बाय मैप। मैप होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। अभी मीन आर्टीरियल प्रेशर जो आपके एयोटा में है, ठीक है, एयोटा में है फॉर एग्जांपल, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो आपकी आर्टरीज में, एयोटा में जो है, ठीक है। आफ्टर लोड जो वेंट्रिकल को, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायस्टली के बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा वो मैप पर डिपेंड करता है। मैप ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, मैप कम होगा उसको कम प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिटरमिन्ड बाय डायस्टोलिक बीपी। डायस्टोलिक बीपी का मतलब है कि आपकी फिलिंग के वक्त आपके ब्लड का प्रेशर जो प्रोड्यूस हो रहा है एट द एंड ऑफ द डायस्टली, और डायस्टली जो मतलब फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स प्रोड्यूस कर रही है वो डायस्टलिक प्रेशर होता है। अब वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है? जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, सारी जो आपकी वेसल्स हैं उनमें रेजिस्टेंस बढ़ गई है, आपकी सारी वेसल्स में रेजिस्टेंस बढ़ गई है। ठीक है। तो आपका ब्लड इतनी अच्छे से फ़्लो नहीं कर रहा, आपके पास इतना ज़्यादा ब्लड नहीं आ रहा, जिसके पास जब ज़्यादा ब्लड नहीं आएगा तो डायस्टली आपकी इफ़ेक्ट होगी, डायस्टलिक प्रेशर इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि आपके पास इतना ब्लड नहीं होगा डायस्टली में करने के लिए, मतलब उसके अंदर फिलिंग करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये मुझे चीज़ें बहुत मुश्किल लगती थी, मैंने बहुत मुश्किल से समझी हैं, याद की हैं। आप लोगों को अगर समझ ना आए तो प्लीज़ समझें। अब मेरे ज़हन में ये बैठ गई हैं क्योंकि मैंने इस पर बहुत एफ़र्ट किया है। पेशेंट हैज़ लियन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस कैप्सूल टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट। उसका अच्छा मुंह उसका जो है वो बंद नहीं हो रहा।
अनेबल टू ओपन माउथ, सॉरी माउथ उसका खुल नहीं रहा हो। आपको मैंने बताया था लेटरल टीरिकॉइड ओपन द माउथ एंड मीडियल टीरिकॉइड क्लोज द माउथ। तो इसमें लेटरल टीरिकॉइड है उसका, जो उसका मुंह खुल नहीं रहा, उसका मसला हो गया। ठीक है। आप पेशेंट आफ्टर इंजरी ऑफ अनेबल टू एलिवेट मसल डैमेज विल बी, अच्छा मसल, अब ये है इसमें पहले उन्होंने कहा है कि मुंह बंद नहीं, मुंह जो है वो उसका खुल नहीं रहा, इसमें अनेबल टू ओपन माउथ है। और इसमें यह है कि उसका मुंह खुला हुआ है लेकिन मुंह एलिवेट जॉ, मतलब एलिवेट करना है, मुंह बंद करना है, मुंह बंद नहीं हो रहा। तो लेटरल टीरिकॉइड मुंह खोलता है, गलत हो गया। माइलोहायोइड जो है वो भी मुंह खोलता है, डायगैस्ट्रिक भी खोलता है, जो मैसेटर है वो बंद करता है। तो एम से आपने मीडियल टीरिकॉइड याद किया था, तो मीडियल टीरिकॉइड के साथ हम मैसेटर भी याद कर लेंगे कि मैसेटर भी हमारा मुंह बंद करता है। मैसेटर और साथ टेम्पोरालिस, MTM से आप याद रखें कि ये हमारे सारे माउथ को बंद कर देते हैं। ठीक है। और अगर आपके लिए ओपन माउथ में अगर आपके लेटरल टीरिकॉइड के अलावा कोई ऑप्शंस दी हुई है, तो लेटरल टीरिकॉइड के अलावा जो है वो हमारे पास डाइगैस्ट्रिक, माइलोहायोइड और जीनोहायोइड करते हैं। ठीक है। इसको आप MDL से करके याद कर सकते हैं। ठीक है। सेंट्रलाइज सेल्स क्या करते हैं? सेंट्रलाइज सेल रिलीजेज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज़ करता है। और इसके अलावा जो एंड्रोजन है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो लिडिक सेल प्रोड्यूस करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ LH लिडिक सेल्स सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद मसल दैट इज अटैच टू वन और मोर मसल जॉइंट्स, मसल दैट इज अटैच टू वन और मोर देन जॉइंट एंड प्रिवेंट्स द एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल जॉइंट इज कॉल्ड द फिक्सेटर। अच्छा, फिक्सेटर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपका बाइसेप है और आपका बाइसेप है और साथ उसके डेल्टॉइड है। ठीक है। जैसे आपने कोई भी चीज़ को उठाना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्लास उठाना है, तो आप जब ग्लास उठाते हैं तो उसमें डेल्टॉइड और बाइसेप दोनों इकट्ठे काम करते हैं। तो जो स्टेबलाइज करता है बाइसेप को, स्टेबलाइज करता है डेल्टॉइड। तो डेल्टॉइड हो गया फिक्सेटर जिसने उसको स्टेबलाइज किया। और प्राइमरी मूवर क्या था? प्राइमरी मूवर हमारे पास बाइसेप था। जिसने काम किया वो प्राइमरी मूवर हो गया, जिसने काम इनिशिएट किया और जिसने स्टेबलाइज किया वो फिक्सेटर हो गया। एगोनिस्ट जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, जैसे बाइसेप और ट्राइसेप आपस में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं कि मतलब बाइसेप अगर कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो उधर ट्राइसेप उसकी रिलैक्सेशन कर रहा होता है। ठीक है। दे ऑपोजिट टू ईच अदर, तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ये हो गया। ठीक है। और उसके बाद आता है मैन लिफ्टेड हैवी वेट, पेन इन आर्म एक्सटेंशन, एग्जामिनेशन कॉजेज स्वेलिंग इन फोर आर्म मसल्स विच अटैच टू रेडियल टिप्रोसिटी। तो रेडियल टिप्रोसिटी से जो मसल अटैच होता है वो होता है बाइसेप ब्रेकियाई। ठीक है। और ऑनकोनियस जो होता है वो उसके पोस्टीरियर ऑफ द, मतलब ह्यूमरस के पोस्टीरियर साइड पे होता है ऑनकोनियस। ठीक है। प्रेग्नेंट फीमेल ऑफ 9 वीक प्रेगनेंसी कम विद हाइपरटेंशन 180 से 90 है ड्रग ऑफ चॉइस। अच्छा, जो ये तो हाइपरटेंशन है ना और 9 वीक्स है और 180-90 है, तो ये क्या है? ये एमरजेंसी है। तो एमरजेंसी में हम देते हैं हाइड्रोलाजीन या लबीटालॉल। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो मेन अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन ना दी हो ना आपको, लबीटालॉल या हाइड्रोलाजीन में से, तो आपने फिर मिथाइल डोपा को चूज़ करना है। ठीक है। तो मिथाइल डोपा इज़ प्रेगनेंसी सेफ ड्रग है। ठीक है। तो और मैग्नीशियम सल्फेट आपको पता है एक्लेम्शिया में देते हैं, एक्लेम्शिया में जिसमें फिट्स आ रहे हैं, इसको तो सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इसका। ठीक है। अब इसमें मैंने बताया ड्रग ऑफ चॉइस प्रेगनेंसी में अगर PIH है, सिर्फ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है तो लबूटालॉल इज़ ग्रेटर देन मिथाइल डोपा। और अगर सिर्फ और एमरजेंसी होगी तो हाइड्रोलाजीन ग्रेटर देन लबूटालॉल। और अगर एक्लेम्शिया है तो मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद आता है कॉमन सोर्स ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अच्छा, ये ना बड़ा कंफ्यूजिंग है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म पॉप्लीटियल, फेमोरल, सिफिनस, टिबियल। अब ये कह रहा है कि भाई DVT जो है उस पॉप्लीटियल में होती है और एम्बुलस फेमोरल में होता है। तो ये आपको कैसे समझ नहीं आया? मसला ये है कि पॉप्लीटियल छोटी वेन है, उसमें DVT हो गया, थ्रोम्बस बन गया, लेकिन वो उसमें से पास नहीं करेगा, एम्बोलस नहीं बनेगा, वहीं पड़ा रह जाएगा। ठीक है। जो फेमोरल वेन है वो बड़ी वेन है, उसका जो थ्रोम्बस है वो थ्रोम्बस अगर बनेगा तो वो एम्बोलस बन जाएगा, वो ट्रैवल कर जाएगा। और वो ट्रैवल कहाँ चला जाएगा? फेमोरल से वो पल्मोनरी वेन में जाके एम्बोलस करा देगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो थ्रोम्बस की मतलब आपको याद करने के लिए है कि सबसे ज़्यादा थ्रोम्बस आपका बनता है पॉप्लीटियल में, उसके बाद फेमोरल में और उसके बाद जो है वो अयोटा में बनता है। Which of the following is post-op analgesic anesthetics for the pain management? पैथिडीन, केटोरेलिक, पैरासीटामोल, ब्रूफिन एंड मॉर्फिन। ठीक है।
अच्छा, अब आप मुझे बोलेंगे कि भाई पेन हो गई है तो पेन में सबसे बेस्ट तो मॉर्फिन है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो आपको एनाल्जेसिया देती है वो तो पेन में मॉर्फिन देती है। लेकिन उसने आपको साथ जो वर्ड बताया ना वो एस्थमेटिकस बताया। यहाँ पे ना एस्थमेटिकस है, एस्थमेटिकस मतलब स्टेटस एस्थमेटिकस है, मतलब आपको पता है कि ये जुमले जो होते हैं पूरे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होते, तो एस्थमेटिकस मोस्ट लाइकली ये स्टेटस एस्थमेटिकस कहना चाह रहा है। तो उसमें पेन मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो जो कैटरलक है और अच्छा सबसे पहले हम मॉर्फिन को जस्टिफाई करते हैं कि ये मॉर्फिन आपने क्यों नहीं चूज़ की। मॉर्फिन इज़ द मतलब बेस्ट एनाल्जेसिक है ना, लेकिन मसला ये है कि मॉर्फिन जो है वो रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर देती है। अब रेस्पिरेशन तो डिप्रेस नहीं करनी, पहले ही उसको अटैक चल रहा है इस्तेमा का, तो रेस्पिरेशन डिप्रेस कर दी तो बंदा तो ख़त्म हो गया, तो आपने मॉर्फिन क्रॉस कर दी। फिर ब्रूफिन आ गई। जो ब्रूफिन होती है ना, इनके भी कुछ रिसर्चेज से पता चला है कि ये भी ब्रोंकोस्पैज़म कराते हैं, ये भी कैंसिल होगी। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल क्या करेगी भाई, छोटी मोटी पेन जो होती है उसमें पैरासीटामोल थोड़ा बहुत काम करेगी, ज़्यादा पेन है तो उसमें, और वैसे भी इसका ऐसा एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं है, इसका एंटी फीवर मतलब एंटी पायरेटिक है ये मेनली। उसके बाद आती है कीटोरेलेक एंड पैथिडीन। जो पैथिडीन है ना वो एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी ड्रग्स होती हैं फॉर एनाल्जेसिया उसमें सबसे सेफ़ जो है वो पैथिडीन है। वैसे अगर कोई पूछे बंदा के पेन के लिए सबसे अच्छी कौन सी पेन किलर है तो वो कीटोरेलेक है, विच इज़ टोराडोल। लेकिन अगर एस्थमेटिकस आ गया है तो एस्थमेटिकस के पेशेंट में हम पैथिडीन देते हैं क्योंकि ये सबसे इसका अच्छा रिज़ल्ट है और ये ब्रोंको सेफ़ है। हमने लंग्स को रखना है सामने के, लंग्स में हमें कोई मसला ना हो। तो ये कीटोरेलेक जो है ये कह सकते हैं कि इसका थोड़ा बहुत लंग्स पे असर होता है, लेकिन मेन चीज़ जो है वो सेफेस्ट जो है वो पैथिडीन है। भाई हमने लंग्स को कुछ नहीं करना, लंग्स को हमने सेफ़ रखना है, तो पैथिडीन इज़ द सेफेस्ट फॉर द एस्थमेटिकस, ठीक है। उसके बाद आता है कि चेंजेस आफ्टर बर्थ, बंदे के बच्चा जब पैदा हो जाता है तो फिर क्या होता है, डक्टस आर्ट्रियोसिस लिगामेंटम आर्ट्रियोसम में बन जाता है। ये मैंने आपको पिक्चर भी शेयर की थी कि डक्टस आर्ट्रियोसिस जो पल्मोनरी और एओर्टा के दरमियान में होता है वो लिगामेंटम आर्ट्रियोसम बन जाता है, आर्ट्रियोसम बन जाता है। डक्टस वेनोसिस कह रहा है कि लिगामेंटम टीरीज बनता है, नहीं भाई जो एम्बलाइकल वेन है ना वो लिगामेंटम टीरीज बनती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि एम्बलाइकल आर्टरी फ्रॉम द मीडियन एम्बलाइकल लेगामेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है। मीडियन जो एम्बलाइकल आर्टरी है वो यूरेकस बन जाती है, और यूरेकस के बारे में मैंने आपको बताया था, वो कनेक्ट करता है आपके एम्बलाइकस को विद द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद आता है कि पेशेंट ओपीडी में आया गया, लॉस ऑफ वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो आपको ड्यू टू उसकी वाइब्रेशन चली गई है और उसकी प्रोप्रियोसेप्शन चली गई है, लॉस ऑफ, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो वाइब्रेशन है, ठीक है, वाइब्रेशन को कौन रेगुलेट करता है, वाइब्रेशन को हमारे पास रेगुलेट करता है DML, डॉर्सल मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे जो है ना, DML, वो हमारा वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ गया है जो निकलता है डॉर्सल वाइट कॉलम में से, तो इंटरप्शन किसकी हो गई, डॉर्सल वाइट कॉलम की। अब आप बोलेंगे कि बाकी को मैंने कैसे रूल आउट किया। जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक है आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा था, ये पेन को कंट्रोल करता है और साथ उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है ये क्रूड टच को कंट्रोल करता है। लेकिन जो वाइब्रेशन है और प्रोप्रियोसेप्शन है उसको मेनली कंट्रोल करता है हमारे पास डॉर्सल मीडियल लेमिनिस्कस, और वो बंदे की चली गई है तो वो वाइट डॉर्सल वाइट कॉलम जो है उसका उड़ गया है क्योंकि वो वहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेन चीज़ क्या हुई, क्वेश्चन नंबर 45 का CA पेनक्रियास है। उसके बाद एडमिटेड इन द वार्ड लेटिंग यू टेल दैट पेशेंट हैज़ द कैंसर, अकॉर्डिंग टू ब्रदर इट विल किल द पेशेंट। तो अब वो कह रहा है कि भाई बंदे मेरे भाई को ना बताओ, उसको ये बहुत दुख पहुंचेगा, तो आप आगे से क्या कहेंगे। तो हाँ भाई, हम कहेंगे कि हमने तो बंदे को सही बात बतानी है, सही पिक्चर बतानी है।
तो आप अच्छा ये कह रहा है कि विल आस्क हिम टू माइंड हिज ऑन बिजनेस। अब बदतमीज़ी तो ऑब्वियसली नहीं करनी, ठीक है। फैमिली को डिस्कस टाइम टू डिस्कस अमंग देम सेल्फ। वैसे इसका ए भी हो सकता है और इसका बी भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि हमने इसमें उसको ये बताना है कि हमने जो है वो उसमें आपस में ब्रदर विल जो है इट विल बी डिसऑनेस्टी विद द पेशेंट। अच्छा वो ये कह रहा है कि हम ना सब इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे और डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप फिर बताओगे सबको, फैमिली मेम्बर को, कि बस ये डिसऑनेस्टी होगी भाई मेरी पेशेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रिच सोर्स ऑफ विटामिन के। वेजिटेबल जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल जो हैं वो रिच रिसोर्स हैं, ठीक है। आ पेशेंट विद द हाइपर पिगमेंटेशन डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस, MCV 119, फेरेटिन 600, ठीक है। अब आप देखें फेरेटिन 600 हो गया, हाइपर पिगमेंटेशन। आपने ना की पॉइंट्स हमेशा देखने हैं, ठीक है। इतने पूरे जुमले जो हम पढ़ने में बैठ जाते हैं ना, उसमें अपने जल्दी से नज़र घुमानी है और आपने उसमें से की पॉइंट्स पिक कर लेने हैं। हाइपर पिगमेंटेशन, फेरेटिन, MCV, ऑल रेस्ट नॉर्मल। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज़ माइक्रोसिटिक। ये क्या कह रहा है, 119 है, मैक्रोसिटिक कह रहा है। ये मैक्रोसिटिक तो हमारा निकल गया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया निकल गया। पीछे सिड्रोब्लास्टिक आ गया। मैंने आपको अनीमिया में पढ़ाया था कि सिड्रोब्लास्टिक में 2 तरह की ड्यूल पॉपुलेशन होती है, जैसे कि नॉर्मोसिटिक और माइक्रोसिटिक। तो भाई सिड्रोब्लास्टिक भी निकल गया। फिर थैलेसीमिया आ गया, हमने जी पढ़ा थैलेसीमिया भी माइक्रोसिटिक होता है। ED आ गया, माइक्रोसिटिक अनीमिया, वो भी निकल गया। पीछे रह गया मेगालोब्लास्टिक अनीमिया विच इज़ कॉज्ड बाय विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड विटामिन फॉलेट डेफिशिएंसी, ठीक है। अब आप मुझसे बोलेंगे कि ये हाइपर पिगमेंटेशन क्यों हो रही है। अब हाइपर पिगमेंटेशन की ना 2 कॉजेज़ हैं इसमें। एक तो आपका फेरेटिन बढ़ गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है ना, उसके अंदर जो टायरोसिन की जो एक्टिविटी है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टायरोसिन की एक्टिविटी बढ़ने से मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ग्लूटाथायोन कम प्रोड्यूस होता है। तो ग्लूटाथायोन आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट है जो कलर को बेहतर रखता है, और मेलानिन जो है वो कलर को डार्क कर देता है। तो मेलानिन ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन कॉजेज़ द हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हैं हाइपर पिगमेंटेशन के, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ओबीस पेशेंट है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक, डेवलप द डायरिया एंड मेटालिक टेस्ट। आपको पता है कि 2 चीज़ें मेटालिक टेस्ट करती हैं, एक तो मेटमॉर्फिन और एक मेट्रोनिडाजोल। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटालिक टेस्ट की आपको पता है। जो भी फ्लैजल खाता है तो वो कहता है भाई मुझे मेटालिक टेस्ट आना शुरू हो गया, तो मेटफॉर्मिन भी जो है वो भी करती है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास उसने पूछा है कि भाई ओबीस पेशेंट है और डायबिटिक है, तो फिर हम डायबिटिक में मेटफॉर्मिन करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि पेशेंट विथ स्वेयर हेडेक, वॉमिट